तो जल्दी से आपको आँच या सियासी आँच, ये सवाल हम आज आपके सामने लेकर क्यों आए हैं। तो दरअसल संजय राउत की पत्नी महाराष्ट्र में सियासत इस वक्त गरमाई हुई इस बात पर गरमाई है कि ईडी का नोटिस है। ईडी का नोटिस है संजय राउत की पत्नी को, और ये मामला है पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ, उसमें फ्रॉड से जुड़ा हुआ, जिसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है। एक ट्रांजैक्शन को लेकर करीब 55 लाख रुपए की ये ट्रांजैक्शन है, जिसको लेकर सवाल जवाब करना चाहती है ईडी। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच तकरार आप जानते ही हैं काफी लंबे अरसे से चली आ रही है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात ये लगातार ममता बनर्जी कहती रही हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी अब दोबारा से मुखर हुई हैं इस बात को लेकर कि सीबीआई ने जो कंटेम्प्ट प्ली दी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह कहा कि सीएम रिलीफ फंड से, ध्यान से सुनिएगा, सीएम रिलीफ फंड से शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़ी एक कंपनी को करीब 6 करोड़ 21 लाख रुपए दिए गए। ये पैसे दिए गए, ये रुपए दिए गए उसके कर्मचारियों को, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के वेतनमान के भुगतान के लिए। और ये कहा जा रहा है ये मामला, ये भुगतान हुआ मई 2013 से लेके अप्रैल 2015 तक। तो चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना हो या फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता दीदी हो, दोनों ही ये कह रहे हैं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। और हम ये कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं तो फिर डर क्यों? अगर आपने भ्रष्टाचार किया ही नहीं तो फिर आप जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। और साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि ये सही मामले में भ्रष्टाचार की ही जांच की जा रही है, या फिर ये कहीं ना कहीं कुल मिलाकर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जैसा कि टीएमसी और शिवसेना दोनों कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ किशोर तिवारी हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए। सीधा सवाल मेरा किशोर तिवारी जी आप ही से। सर, ईडी का नोटिस एक ट्रांजैक्शन को लेकर 55 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की बात यहां पर की जा रही है, लेकिन इसमें सियासत क्यों की जा रही है? सर, जब भ्रष्टाचार नहीं किया तो फिर डर क्यों? नहीं, हम तो इंक्वायरी को तैयार भी है, लेकिन पिछले 6 महीने से ये देखा जा रहा है कि जो भी भाजपा के खिलाफ जाता है उसको सेंट्रल एजेंसी की प्रताड़ना सहनी पड़ती है। तो हमारा तो क्या हुआ कि पिछले साल से बीजेपी और शिवसेना का झगड़ा है कि हमने उनसे हमारा जो समझौता था वो तोड़ के कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस से सरकार बनाई। अब क्या हुआ कि उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर भी बहुत बदनामी की गई। बाद में हमारे एक प्रवक्ता जिन्होंने उस वक्त बहुत विरोध किया था, प्रताप सरनाइक, उनको भी फिर ईडी का नोटिस दिया गया। अभी क्या है कि आपने ही बताया कि एक 55 लाख का एक मामला है 10 साल पुराना। पीएमसी बैंक में घोटाला हुआ 2016-17 में, और 14 तक तो बैंक भी ठीक थी, और उसमें घोटाला करने वाली एक ही बड़ी कंपनी थी एचडीआईएल, जिसने 6000 करोड़ निकाल के ले गए। अब ये केंद्र सरकार के पास जब ये मामला आया तो उन्होंने तो एक प्राइवेट बैंक को जिंदा किया उस वक्त, लेकिन इस बैंक पे ख्याल नहीं दिया, और बड़े सख्त आरोप थे उस वक्त। किशोर तिवारी जी, मैं क्या कह रही हूँ, ईडी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, ईडी के पास अगर सबूत है तो उन्होंने तो अरेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि सम्मन देना, नोटिस देना, और फिर वो बीजेपी के कार्यालय से मीडिया को देना और बदनामी करना, ये क्या उचित है? आप हमारे प्रवक्ता के पत्नी का भी बदनामी करेंगे, हमारे जो ठीक है राकेश सिन्हा जी ये कह रहे हैं जो भाजपा के खिलाफ जाता है उसे बीजेपी की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, और संजय राउत कह रहे हैं आ देखें जरा किसमें कितना है दम। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि यदि दूध का दूध और पानी का पानी है तो किसी को डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि हमें लोकतंत्र में सरकारें तो बनेगी और बिगड़ेंगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल किसी और की सरकार थी, कल किसी और की सरकार हो सकती है। तब तो ईडी और सीबीआई काम करना बंद कर दे, क्योंकि जब भी जो सरकार रहेगी उस पर आरोप लगेगा कि वो लोगों को प्रताड़ित कर रही है। सवाल यह उठता है, यदि नोटिस प्राइमा फेसी गलत लगता है तो आप कह सकते हैं प्रताड़ना है। आप कह रहे 50 लाख का हमने
कर्ज लिया था, हमारी पत्नी ने कर्ज लिया था, तो ईडी इतनी जांच करेगी, आप जो कह रहे हैं उसी की जांच कर लेगी, जांच में ठीक आएगा, बातें समाप्त हो जाएंगी। मुझे लगता है कि हमेशा ईडी और सीबीआई को और जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा करके उनकी स्वायत्तता पर सवाल उठाकर आप इन संस्थाओं के साथ का अवमूल्यन कर रहे हैं। लोकतंत्र तभी चलता है जब व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं, और आप संस्थाओं का ही अवमूल्यन करना शुरू कर दिए। आप देख लीजिए राहुल गांधी पर, जब राहुल गांधी के परिवार पर और जब नेशनल हेराल्ड का आया, तब कोर्ट को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। सवाल उठता कि जब न्यायालय को आप नहीं छोड़ेंगे, जब आप जांच एजेंसियों को नहीं छोड़ेंगे, पुलिस को नहीं छोड़ेंगे। संजय राउत जी ये बता दें, सुशांत के केस में मुंबई पुलिस ने जो भूमिका अदा की, मैं मुंबई पुलिस की चरित्र पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भूमिका अदा की वो राजनीतिक दबाव में थी या नहीं थी, जो जवाब दे दें। ठीक है, किशोर तिवारी सर प्लीज। और मैं चाहूंगी आप लोग अभी के मुद्दे पर रहें, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर जो केंद्रीय एजेंसी है उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। किशोर तिवारी, वो मुंबई पुलिस के कुल मिला के राकेश सिन्हा जो आपसे कह रहे हैं, वो मुंबई पुलिस के दुरुपयोग का आरोप पलटकर आप पर लगा रहे हैं। नहीं, एक बात समझ लो कि राकेश सिन्हा बहुत सीनियर है और उन्हें इतिहास भी ज्यादा मालूम है। ये जो नेशनल एजेंसीज है, जिन्हें ये संवैधानिक एजेंसी कहते हैं, जिसकी चिंता इनको अभी लगी है, कांग्रेस के जमाने में इन्होंने ही बहुत आरोप लगाए। इतने आरोप लगाए कि मुझे लगता है कि इन्होंने इतने घोटाले निकाले थे, जब इनकी 6 साल की सरकार में उस एक भी घोटाले को हाथ नहीं लगाया। अब क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी। अब मेरे को बताओ, इधर का पानी अगर बीजेपी बोलो ना किशोर तिवारी जी, बीजेपी पे तो आप सवाल उठा रहे हैं सर। जब सत्ता भोग रहे थे आप इसी बीजेपी के साथ, और यही एजेंसियां थी, और आपके विरोधी तब आरोप लगाते थे, तब तो आप चुप्पी साध जाते थे सर, तब तो आप नहीं बोलते थे ये बात। नहीं, आज आपको याद आ रहा है? नहीं, आपकी मेमोरी बहुत छोटी है। हमने भाजपा के साथ सरकार रहते हुए भी हमारी आलोचना चली रही थी, और हमने जो बात रखी वो साफ रखी। आज भी संजय राउत ये लॉ मेकर है, उन्होंने बोला कि हम कानून का मानेंगे और ईडी को हम सहकार्य करेंगे। उन्होंने एक ही मुद्दा रखा कि बीजेपी जो घनौनी राजनीति कर रहे, ईडी को स्वीकार करेंगे, ये कह के कि भाजपा दफ्तर का जो पोस्टर है, ये कह के आप तो ऐसे बात कर रहे हैं सर कि जाने कितना दूध का दूध और पानी का पानी, और आप कितनी न्यायोचित बात कर रहे हैं सर। भाजपा कार्यालय किसने बना दिया? ईडी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर किसने लगाया सर? ये तो खुद संजय राउत द्वारा शिवसेना कार्यकर्ताओं ने लगाया है, और हमने तो बोल भी दिया है कि किसमें कितना दम है ये भी देख लेंगे, आप हमको धमकाओ मत, और ये ईडी के नोटिस पुंगलियां बना के रखो। हम अगर आपके पास सबूत है तो अरेस्ट करो, हमको डरा क्यों रहे? अरे हमारी सरकार गिरने वाली नहीं है। आप एक इन्वेस्टिगेशन को सरकार के गिरने तक ले गए सर। आप एक इन्वेस्टिगेशन को जिसमें राकेश सिन्हा जी प्लीज सर, भाई अगर किसी तरह की अनियमितता का शक होता है, ईडी का काम क्या है? ईडी का काम है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना सर। अगर उसे किसी तरह का शक है और कटघरे में आप हैं, तो सर हो जाने दीजिए जांच। आपसे सवाल नहीं पूछे वो, आप मुझे बस इतना बताइए। नहीं, जांच तो हो जाने दीजिए। इन्होंने 20,000 केसेस की जांच की और अभी तक 20 भी केसेस पे कन्विक्शन नहीं आया है। ये जो एजेंसी है ना, ये पॉलिटिकल पपेट हो गई है। ये अभी बीजेपी के पेरोल पे चल रही है। अब आप भी बोलने लगे पॉलिटिकल पपेट हो गई सर। अभी आप मेरी मेमोरी की बात करते सर, आपकी मेमोरी छोटी है। कितने दिन हुए आपको सरकार से बाहर आए हुए सर? कितने दिन हुए केंद्र सरकार से बाहर आए हुए सर? अपनी मेमोरी पर थोड़ा सा जोर डालिए और वो सारे स्टेटमेंट्स याद कीजिए। तब आपके जो पॉलिटिकल विरोधी थे, और यही कांग्रेस पार्टी जिसके साथ आज आपकी सरकार है, यही बात किया करती थी, और तब आप चुप्पी साध लेते थे। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं केंद्रीय एजेंसियां पॉलिटिकल पपेट्स हैं। लेकिन जो भी संदिग्ध होता है या अभियुक्त होता है या अपराधी होता है, वो हमेशा जांच एजेंसियों पर आरोप लगाता है। तो जांच एजेंसियों पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। दाऊद इब्राहिम भी कहता है कि मुंबई पुलिस, सीबीआई ये गलत काम करती है। अजमल कसाब ने, जिसके खिलाफ सारे साक्ष्य थे, उसने भी आरोप लगाया था एजेंसियों पर। तो अब कुछ लोगों को इस तरह के आरोप लगाने की आदत है,
आरोप ये राष्ट्रभक्त कर रहे हैं दाऊद पे। आप खुद अपने आप को दाऊद कर रहे हैं। मैंने आपको दाऊद नहीं कहा, बिल्कुल दाऊद हमारे साथ थे, ये कहां से दाऊद के वक्तों पे? बिल्कुल मैं आपको दाऊद नहीं कहा। लेकिन ये क्या मैं क्या, अरे ये क्या इनकी बात है भाई? एक एक करके बोलिए, आदित्य जी, एक एक करके बोलिए। अरे आपके राष्ट्रीय चैनल पर हमारा अपमान कर रहे हैं। अरे हम अपमान कर रहे हैं आप संयम से। किशोर तिवारी जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। किशोर तिवारी जी, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, आज इनके लिए आपको दाऊद इब्राहिम याद आ रहा है सर? सत्ता का भोग आपने और इन्होंने मिलके भोगा है सर। मैं उनको दाऊद इब्राहिम बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। नहीं सर, आपको याद दिला रही हूँ सर, सत्ता भोग आपने उनके साथ किया है सर, ये भी याद रखिएगा सर। किया है ना, हमने किया है। हम सत्ता को भोगते नहीं, सत्ता में सेवा करते हैं। कृपा करके हमको भोगने वाला न कहें, क्योंकि हम कोई भ्रष्टाचार का जो है स्मारक नहीं खड़ा करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी राज्य से लेकर केंद्र में होती है, प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं। ये संस्कृति और परंपरा जो है भोगने वाली नहीं है, बल्कि त्याग पूर्वक, समर्पण पूर्वक सेवा करने वाली हमारी परंपरा है। भोगने वाली परंपरा है, देख लीजिए, भोगने वाले देख रहे हैं, इसलिए बेल पर कोई जेल में है। ठीक है किशोर तिवारी 30 सेकेंड्स और उसके बाद तौसीफ प्लीज। एक आप लोगों की आवाज एक दूसरे से, जब आप एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं सर, क्लैरिटी नहीं आती है और मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती। किशोर तिवारी 20 सेकेंड्स में आपका काउंटर सर, उसके बाद तौसीफ अहमद खान प्लीज। जी मैं यही बोल रहा हूं, ये प्रधान सेवक है ना, ये जिनके सेवक है वो दुनिया को मालूम है। ये जो हम पे आरोप लगा रहे बदले, ये सब नाजायज है और बदले की भावना से। सस्ती भाषा तो यूज मत कीजिए सर, मैं आप सारे पैनलिस्ट से कह रही हूँ, सस्ती भाषा, हल्की भाषा, अमर्यादित भाषा, उसका इस्तेमाल आप ना करें। तार्किक तौर पर इस बहस में रहें और आपको जो पॉइंट रखना है सभ्य तरीके से। हम एक पारिवारिक चैनल है और किसी भी सस्ती भाषा, अमर्यादित भाषा या कमेंट को, पैनलिस्ट का जो कमेंट है, हम उसे समर्थन नहीं देते हैं। तौसीफ अहमद खान, कंटेम्प्ट प्ली सीबीआई की सीएम रिलीफ फंड से 23 महीने तक एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी की बात, क्या जवाब है टीएमसी के पास? ये आरोप लगा रही है सीबीआई। देखिए, सीबीआई एक राजनीतिक तरीके से इलेक्शन जब करीब होता है तब सीबीआई को बीजेपी सरकार लगा देती है काम पे। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, नवंबर 2019 में प्ली फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के पास से बेल कैंसिलेशन के लिए राजीव कुमार जी का, और वो तब से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अब 1 साल से ज्यादा हो गया और जबकि इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन करीब आ गए हैं, उसके बाद वहां पे फिर से दोबारा एक पिटीशन डाला गया है लंबा चौड़ा। तो इनका अगर मकसद सरकार का है भ्रष्टाचार खत्म करना, तो साल भर तो इंतजार नहीं करेंगे, इलेक्शन का तो इंतजार नहीं करेंगे। इलेक्शन का इंतजार करते हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने के लिए, ताकि इनका मकसद होता है कि तुम भ्रष्टाचार करो लेकिन हमारे पार्टी में आ जाओ, हमारे पार्टी में शरण में आ जाओ, हमें उसका हिस्सा दो, तो फिर भ्रष्टाचार करने मिलेगा। दूसरे पार्टी में रहोगे भ्रष्टाचार। आपने अपना पॉइंट एक रखा है, पॉलिटिकल पॉइंट रखा है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सीबीआई जो आरोप लगा रही है सीएम रिलीफ फंड से एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान 23 महीने तक, क्या जवाब है आपके पास? तो उसमें तो सीबीआई को चाहिए कि वो अगर सीएम रिलीफ फंड में अगर उनको आपत्ति है तो वो केस करे और उसका कोर्ट के जरिए उसका जवाब ले ले। सवाल तो यहाँ पे उठता है कि तो कह रहे हैं, आपने पूछा, वो तो कह रही है सीबीआई। आप खुद एक लॉयर हैं, आप खुद लॉयर हैं और आपने पढ़ी होगी वो तो कह रहे हैं कि हमें सहयोग नहीं किया जा रहा है। हम 2018 से इस मामले में जवाब मांग रहे हैं, हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है राज्य सरकार, इसीलिए तो ये बड़ा क्लैश बन रहा है। ये सीएम रिलीफ का पैसा कहां जा रहा है ये सरकार ने बताया तो आपको जानकारी हुआ। मोदी जी तो यह जानकारी देना ही नहीं चाहते। मोदी जी क्या छुपा रहे? पीएम रिलीफ फंड के बारे में तो बोलते हैं हम कोई जानकारी ही नहीं देते। एक दिन बोलते हैं दूसरे दिन बोलते हैं कि नहीं भाई ये पब्लिक फंड है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपको जो पॉलिटिकल पॉइंट रखना है आप दीजिएगा। सीएम रिलीफ फंड से प्लीज लिसन टू मी, सीएम रिलीफ फंड से
प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान। मैं इस पर आपसे सवाल कर रही हूं। वे प्राइवेट कर्मचारी को गया या प्राइवेट कर्मचारी को नहीं गया, ये इसका जवाब आपको तब मिला जब सीएम रिलीफ से आपको जानकारी मिला। मैं मुद्दे की बात बोलता हूं कि पीएम रिलीफ तो वो भी जानकारी नहीं दे रहे, वो तो पब्लिक को बताने सीएम रिलीफ फंड से पैसा कहाँ जा रहा है। इन प्रिंसिपल प्लीज मैं आपसे चाहती हूँ आप थोड़ा सा मुझे तथ्य बताएं। सीएम रिलीफ फंड सो फार एज माय अंडरस्टैंडिंग गोज, और आप मुझे ज्यादा बता पाएंगे, हमारे दर्शकों को भी ज्यादा बता पाएंगे, इस तरह के जो रिलीफ फंड होते हैं वो अक्सर आपदा के लिए रखे जाते हैं, इमरजेंसी के लिए रखे जाते हैं। उससे एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, बावजूद इसके कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस भुगतान की बात कंपनी के फंड से की थी। मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे किसी को आपत्ति है तो वो केस करे, बिल्कुल ओपन है, सरकार उसका जवाब कोर्ट में देगी। कोर्ट राज्य सरकार से कोर्ट सवाल पूछेगी, राज्य सरकार के वकील खड़े होकर के जवाब देंगे कोर्ट में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या छुपा रहे हैं? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तौसीफ अहमद खान, आपको तो पता है, तौसीफ अहमद खान, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सीएम रिलीफ फंड से प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को भुगतान, क्या फंड का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है? मैं आपसे यह समझना चाहती हूं। मेरा सवाल यह है, मैं उसके पॉलिटिकल पॉइंट पर नहीं जा रही हूं, एक आरोप है जिस पर मैं आपका जवाब मांग रही हूं सीधे तौर पर। मैं बता रहा हूं, ये आरोप कोर्ट में है, कोर्ट में है ना ये आरोप, तो सरकार अपना जवाब कोर्ट में देगी। और मैं इससे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे तो सीएम रिलीफ का पैसा कहां जा रहा है ये तो लोगों को दिखाया जा रहा, बताया जा रहा। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा कहां जा रहा है ये तो प्राइम मिनिस्टर बताना ही नहीं चाहते। ठीक है, you have made your political point। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, आपने सारी दलीलें रख दी लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हैं। रामदास अठावले जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। आप महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलो अदिति, बोलो जी। सर, आपके विरोधी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शिवसेना संजय राउत, दोनों ही एक बात कह रहे हैं कि आपकी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज, दुरुपयोग करती है सर। हाँ, तो मतलब ममता बनर्जी हो या संजय राउत हो, ये तो आरोप लगाने में मतलब बहुत बड़े होशियार है। एक तो जो ईडी होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट, ये ईडी होती है, ईडी स्वतंत्र डिपार्टमेंट है, जरूर वो भारत सरकार के अंडर है, लेकिन इनका कामकाज जो होता है कि आप धंधा पानी करो, जितना कमाना उतना कमाओ, लेकिन वहाँ जो सत्य चित्र है, सत्य चित्र मतलब इनकम टैक्स तो देना चाहिए। आपकी जो पेपर है, पेपर तो सही होनी चाहिए, कमाना है तो कमाओ, लेकिन इसी तरह काला धन जो है, काला धन बढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए ईडी की इंक्वायरी होती है, इससे सरकार को पूछकर इंक्वायरी बिल्कुल होती नहीं है। ईडी स्वतंत्र डिपार्टमेंट है और इसीलिए किसी को तकलीफ देने की भूमिका हमारी नहीं है। हर आदमी की जिंदगी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को बने हैं। ये मतलब जो ईडी है, ये ईडी कोई बढ़ावा देने के लिए नहीं है आदि, इसीलिए आरोप लगाने वाले लगा रहे हैं। लेकिन संजय राउत ये कह रहे हैं, संजय राउत ये कह रहे हैं कि आप उनके घर की महिलाओं तक पहुंच गए, आप उनके घर की महिलाओं तक पहुंच गए, वो इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बता रहे हैं। और ये भी किसी से छिपा नहीं है, वो लगातार लेख लिख रहे हैं जिसमें वो बीजेपी, केंद्र सरकार उसे लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और यही बात ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि अगले साल चुनाव होना है, इसलिए इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि जानबूझकर किसी को तकलीफ देने की भूमिका हमारे सरकार की नहीं है। हर एक आदमी के संसार को, जिंदगी को सही दिशा से ले जाने की भूमिका हमारी सरकार की है। नियम के मुताबिक पैसा कमाना चाहिए, इलीगल पैसा नहीं कमाना चाहिए, ये हमारी सरकार की भूमिका है। और नोटबंदी का भी जब निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया था, तब कालाधन बढ़ने से सरकार के खजाने में पैसा आता नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, कालाधन को बढ़ता जाता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी एक थीसिस लिखा था, जो मतलब पढ़ाई करते थे,
प्रॉब्लम ऑफ द लिखा था, और उसमें 10 साल के बाद नोटबंदी होनी चाहिए। काला धन बढ़ना देश के लिए धोखादायक है, और इसीलिए मुझे लगता है कि सर आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है सर। रामदास अठावले जी, सर एक तो आपके ऑडियो में ग्लिच है, आपके ऑडियो में ग्लिच है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो सवाल मेरा है, यही सवाल मैं आप उन ऑपोजिशन से भी कर रही हूँ, उस ऑपोजिशन से भी जो आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन यही सवाल मेरा आपसे भी है सर। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है, ये बड़ा आरोप है, ये ट्रस्ट से जुड़ा हुआ आरोप है सर, विश्वास से जुड़ा हुआ आरोप है, इस पर आपको जवाब देना चाहिए सीधे तौर पर। इंक्वायरी करो, ऐसा किसी को तकलीफ देने की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी वहाँ की वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है, और उनके लोगों की इंक्वायरी करना ये हमारा काम नहीं है, इसका काम है। ईडी के पास अगर कोई मेंबर भेजते हैं तो ईडी फिर उसकी इंक्वायरी के लिए नोटिस भेजते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी इंक्वायरी करती है। इसलिए सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, आपके आवाज में क्लैरिटी नहीं है, कोशिश करेंगे इसको फिक्स कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन किशोर तिवारी जी आपने सुन लिया, और तौसीफ अहमद खान वो एक ही बात कह रहे हैं, अगर एजेंसी के पास किसी तरह की जानकारी या पुख्ता सबूत है तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होना चाहिए? तौसीफ अहमद खान पहले आप। मैं तौसीफ को पूछा है, मुझे पूछा? तौसीफ अहमद खान। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं बिल्कुल। आपने सीबीआई को तो ये मामला कोर्ट में उन्होंने डाला है एप्लीकेशन, और कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से राज्य सरकार को जवाब देना पड़ेगा। राज्य सरकार के वकील कोर्ट में खड़े होकर जवाब देंगे, इसमें से कोई बचने वाली बात नहीं है। मैं आपको इसमें यह बता रहा हूं कि देखिए इसके पीछे राजनीति क्या होती है, कि ये सारी बातें कब उठाई जाती है। ये मामला कब का है? ये मामला आज से 6-7 साल पुराना मामला है, तो ये मामला को अब उठाया जाता है, इलेक्शन के टाइम में उठाया जाता है, डराने धमकाने के लिए उठाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर फंड का तो आपको डिटेल राज्य सरकार बंगाल की दे रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर फंड का डिटेल मोदी सरकार क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्या छुपाना चाह रहे हैं? वो भी अपने आप को खोले। ये मेरा काउंटर क्वेश्चन है सर, मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है सर, मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, और मेरे 2 काउंटर क्वेश्चन है सर, और मैं चाहूंगी आप 30 सेकंड्स में दोनों सवालों के जवाब दें, क्योंकि बहुत प्रिसाइज क्वेश्चंस है मेरे। पहला, अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला है, चाहे सर वो 10 साल पुराना क्यों ना हो, लेकिन उसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या आपके मुताबिक उसमें न्याय नहीं होना चाहिए? और दूसरा सवाल, आप केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य की पुलिस के दुरुपयोग का आरोप आपकी सरकार पर भी लगता रहा है। बीजेपी लगातार अपने वर्कर्स की पॉलिटिकल किलिंग को लेकर बात करती रही है, बात उठाती रही है। मैं आपके ही सवाल का उत्तर देता हूं कि सीबीआई का यहां पे अगर मंशा होता, इंटेंशन होता कि जस्टिस किया जाए, कहीं पे करप्शन है तो उसको बंद किया जाए, तो सीबीआई इतने साल तक सोती नहीं। आज वो जाग रही है, इतने साल से सो रही थी, चलिए आज जागी, बहुत अच्छी बात है, आज जागी। आपको मैंने बताया कि 11 नवंबर में उनका पिटीशन, नवंबर 2019 का पिटीशन फाइल किया हुआ है, और अब जाकर के 1 साल से ज्यादा होने के बाद में अब 2 दिन पहले उन्होंने एक पिटीशन लगाया। दूसरी बात कि चीफ मिनिस्टर बंगाल की, तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का आपको पास में एक्सेस है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो गया। प्राइम मिनिस्टर क्या छुपा रहे हैं? सीबीआई वहां पे आप अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे तौसीफ अहमद खान। मैंने आपसे बोला, आप पर बीजेपी लगातार अपने वर्कर्स की पॉलिटिकल किलिंग का आरोप लगाती रही, आप पर राज्य पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं, आप सर अभी कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हैं 10 साल पहले क्यों नहीं की थी? अगर 10 साल पहले की गई होती तब भी ये पॉलिटिकल वेंडेटा ही होता। तो सर इफ्स एंड बट्स के बीच सवाल को मत घुमाइए। राकेश सिन्हा जी ये कह रहे हैं सीएम रिलीफ फंड का सच तो सामने आ जाएगा, आपकी पार्टी तो और बातों पर चुप रह जाती है। ठीक है साहब, मैं वापस दे दूंगी तौसीफ अहमद खान, प्लीज पहले आपको जवाब चाहिए, जवाब ले लेते हैं। देखिए वो यंग लॉयर हैं, कानून से परिचित हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड की सारी जानकारी उपलब्ध है। आप चाहें तो जो भी जानकारी चाहते हैं उपलब्ध है। देखिए एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या सीएम रिलीफ फंड हो, इसकी बड़ी विश्वसनीयता होती है। व्यक्तिगत रूप से कैंसर, किडनी की बीमारी के लिए व्यक्तिगत रूप से हम लोग अनुमोदन करते हैं, उनको मिलता है, और सामूहिक रूप से बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े बड़े जो आपदा आती है उसके लिए खर्च होता है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर
रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को जाए और ममता बनर्जी के सीएम रिलीफ फंड का पैसा एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी के वेतन के लिए जाए, तो इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। ठीक है सर, मेरे पास समय बहुत कम है सर, मैंने आपको काउंटर करने का मौका दिया, प्लीज आई एम सॉरी, मुझे आपको यहां पर रोकना पड़ेगा। किशोर तिवारी 20 सेकंड्स आप, और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड्स आप, और क्लोजिंग कमेंट रामदास अठावले जी का प्लीज। देखिए अभी आपने मुझे पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं कि पीएम रिलीफ फंड भी एक विवेकाधिकार है और सीएम रिलीफ फंड भी विवेकाधिकार है। क्या उसे चैलेंज किया जाए या ना किया जाए, ये अब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, लेकिन ये विवेकाधिकार है उनका, किसको दे किसको ना दे। लेकिन वो सीएम का भी है, पीएम का भी है, क्योंकि वो घटनात्मक मिला हुआ है। लेकिन जो आठवले साहब कह रहे थे कि ये कंपनियां, ये जो एजेंसियां हैं हमारी, सीबीआई और ईडी और सीवीसी, ये सब इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारे नेता ने यही बोला कि ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी का एजेंडा चलाती है। तभी बीजेपी कार्यालय के पोस्टर्स को सही ठहराना शुरू कर दिया गया आपकी पार्टी द्वारा। कोई बात नहीं, अठावले जी सब, मेरे पास समय की कमी है, प्लीज तभी मैंने आपसे कहा स्टिक टू द टाइम लिमिट, प्लीज। रामदास अठावले जी। अब ये सर, ये सिंपल सी बात, वही जो दुरुपयोग का मामला, अब आपकी आवाज में थोड़ी सी क्लैरिटी है, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, मिसयूज से जुड़ा हुआ मामला। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? चलिए, टेक्निकल ग्लिच की वजह से अब उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड्स आपका जवाब सर। जी देखिए, कहीं पर भी आप, इन्होंने कहा विवेक जो है उसके अनुसार मुख्यमंत्री का सदविवेक का प्रयोग करना चाहिए, अविवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता ना। और अविवेक है कि आप तारा नाम की एक टेलीविजन कंपनी या समाचार समूह जो प्राइवेट है उसको सीएम रिलीफ फंड का पैसा आप दे रहे हैं, और उसके बाद आप जो है चोरी, उसके बाद सीना चोरी करते हैं। आप जो है संवैधानिक ढंग से, आप जिस पद पर निष्पक्षता से, ईमानदारी से काम करने के लिए आपने शपथ ली है, उस पर आप चोरी कर रहे हैं, और चोरी करने के बाद सीना चोरी कर रहे हैं। आपको एक ईडी की नोटिस चली जा रही है, आप कह रहे हैं कि मैं नंगा हूं। अरे साहब, सबको पता है कि आप नंगे हैं। प्लीज, सस्ती भाषा नहीं, आपने संवैधानिक पद पर बैठकर अपनी सत्ता का, ताकत का मिसयूज। और बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का ममता सरकार पर निशाना। जगदीप धनखड़ राज्यपाल है वेस्ट बंगाल के, कह रहे हैं राज्य के सुरक्षा सलाहकार जो है उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, डिफेक्टो बॉस की तरह वो काम कर रहे हैं। सुरक्षा सलाहकार का कामकाज राजनीति से प्रेरित है, ये कह रहे हैं। आपको बता देते हैं, सुरजीत कर पुरकायस्थ पश्चिम बंगाल के सुरक्षा सलाहकार हैं और डीजीपी के फील्ड पुलिस कार्य की चिंता है उनको, ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर कह रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.